Welcome back class 7th. Today we will continue our chapter number 1 in SST. So अभी तक हमने पढ़ा कि environment क्या है, environment कैसा कैसा होता है, environment में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे living things और non living things में balance बनाया जाता है, कैसे living things मतलब humans और animals मिलकर के environment को support करते हैं और कैसे अब रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज कर करके इंसान ने नेचर को खराब करना शुरू कर दिया है। कैसे बहुत ज़्यादा माइनिंग करके, बहुत ज़्यादा नेचर को नुकसान पहुंचा करके, डिफॉरेस्टेशन करके, इन सब हरकतों की वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है? ह्यूमंस। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ठीक है, अब देखिए, अभी तक हमने देखा कि कैसे इंसान हर चीज में नेचर के साथ हस्तक्षेप करके अपना वजूद साबित करना चाहता है और उसकी वजह से वो क्या कर रहा है? लगातार एनवायरनमेंट को, नेचर को नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे कि पहाड़ काट दिए जाते हैं, नदियां रोक दी जाती हैं, डैम्स बना दिए जाते हैं, हर जगह बसावट की जा रही है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। इन सब चीजों की वजह से क्या होता है? बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, बहुत सारे डिजास्टर आ रहे हैं, बहुत सारी आपदाएं आ रही हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा है? हमको ही, ह्यूमंस को ही नुकसान होता है। अब देखिए, भूकंप आता है या फिर कोई हिमस्खलन होता है या फिर कोई कुछ भी ऐसी चीज हो रही है, कोई बाढ़ आ गई है, बादल फट गए हैं, कुछ भी ऐसी चीज हो रही है जो कि हमारे बस से ऊपर है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। अब भूकंप आता है तो हम क्या कर सकते हैं? उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो नेचर है। लेकिन नेचर ऐसा क्यों कर रही है? नेचर इस तरह से अपने आप को हमें मार क्यों रही है? इंसानों को क्यों इस तरह से परेशान कर रही है? क्योंकि नेचर खुद में बैलेंस खराब हो गया है। अब देखिए, अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती रहेगी तो ग्लेशियर्स तो पिघलेंगे ही, जो बर्फ है वो पिघलेगी ही, है ना। और बहुत ज्यादा जंगलों की तरफ इंसान घुसने लगा है, जंगलों को काटने लगा है, तो उसके बाद क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी तो होगी ही, बारिश की कमी तो होगी ही, क्योंकि पेड़ से ही ये सब चीजें चलती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से नेचर में डिसबैलेंस आ गया है और इस डिसबैलेंस की वजह से हमको बहुत सारी आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि बाढ़ हो गई, वॉल्केनोज हो गए, अर्थक्वेक हो गया, अकाल हो गया, ड्रॉट हो गया। ठीक है, अकाल मतलब बारिश ना पड़ने की वजह से जब सूखा हो जाता है। ठीक है, इन सब चीजों की वजह से हमारे ह्यूमन को लॉस होता है, कई बार बहुत सारी जानें चली जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, चेंजेस इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में बदलाव, चेंजेस। अब देखिए, कभी भी कोई चीज सेम नहीं रहती, नेचर भी खुद को बदलती है। कुछ चीजें हम बदलते हैं, कुछ चीजें नेचर खुद बदलती है। जैसे देखिए, हिमालय है, हिमालय कितनी बड़ी पर्वत की श्रृंखला है। ठीक है, अब जो हिमालय है वो ऐसी जगह जाकर के है जहां से हमें पूरा सपोर्ट मिलता है, हमारा वाटर सिस्टम, हमारा रेन सिस्टम, ये सब चीजें संचालन करने में हिमालय का बहुत बड़ा हाथ है। अब हिमालय जो है उसकी वजह से हमारी एनवायरनमेंट को फायदा होता है। अब देखिए, जब हिमालय किसी तरह से चेंज लाएगा अपने अंदर, जैसे कि उससे लगातार नदियां बहती हैं, वहां पर बर्फ रहती है, वो पिघल करके नदियां बनती हैं, तो वो नदी क्या करती है? धीरे धीरे पहाड़ को नीचे से काटने लगती है। इस तरह से हिमालय में भी बदलाव आता है। अब देखिए, कुछ करोड़ों साल पहले हिमालय कुछ अलग दिखता था, अब वो बिल्कुल अलग दिखता है। ठीक है, उसके अलावा गर्मी, धूप, धूल, पेड़ों की कटाई, इन सब चीजों से भी हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है। जैसे कि इंसान की पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है कि उसे रहने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। जब जगह चाहिए तो उसे क्या करना होता है? पेड़ों को काटना पड़ता है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हमें पेड़ों को लगातार काटना पड़ता है, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है।
और डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारे वाटर लेवल में प्रॉब्लम आने लग जाती है, हमारे रेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। रेन की प्रॉब्लम शुरू होते ही ड्रॉट आ जाता है, अकाल आ जाता है, जिसकी वजह से बारिश नहीं होती है और भूमि बंजर हो जाती है, जमीन जो होती है बंजर हो जाती है और फार्मर्स के खेती में दिक्कत होती है। पानी नहीं होगा तो फार्मर्स खेती कैसे करेंगे? इस तरह से लगातार हम या तो हम एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं या फिर नेचुरली एनवायरनमेंट खुद को बदलता रहता है। जैसे कभी बहुत ठंड होती है, समर, मौसम भी तो बदलते रहते हैं। जैसे पहले समर आई, ठीक है, फिर उसके बाद मॉनसून आया, फिर ऑटम आया, फिर विंटर आया, फिर स्प्रिंग। इस तरह से ये तो नेचुरल चेंजेस हैं जो नेचर खुद कर रही है, ये वो चेंजेस हैं जो ह्यूमन खुद कर रहा है। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहे हैं? ह्यूमन की वजह से। और ये क्या है? नेचुरल है। ठीक है, जो चीजें नेचर खुद करती है वो तो अच्छी होती हैं, लेकिन जो इंसान करता है वो हमेशा खराब होती हैं। जैसे मौसम बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मौसम तो हर साल बदलता है। ठीक है, ओके। अब देखिए, जब भी एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है? इंसान को। हमेशा इंसान को ही एनवायरनमेंट के साथ दिक्कत होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ये दो लिविंग बीइंग्स हैं। उसके अलावा प्लांट्स तो खुद ही अडेप्ट कर ही लेते हैं। देखिए, ह्यूमंस जो होते हैं वो और एनिमल्स जो होते हैं वो, इनको एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है। अब जैसे देखिए, ह्यूमन की हम बात करें तो आप समझिएगा, जो लोग पहाड़ी एरियाज से बिलोंग करते हैं, जो लोग पहाड़ी जगहों से बिलोंग करते हैं, जैसे कि नेपाल हो गया और ये मिजोरम साइड हो गया, हमारा ईस्ट साइड हो गया, हमारा नॉर्थ साइड हो गया, ये जो जगह है जैसे कश्मीर के लोग, और ये सब जगह जो है ये है पहाड़ी जगह। यहाँ पर काफी ऊंचाई पर रहते हैं लोग। तो आपने देखा होगा कि लोगों की हाइट कम होती है, स्किन बिल्कुल फेयर होती है, मतलब वाइट होते हैं, ज्यादा गोरे गोरे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये इनके एनवायरनमेंट की वजह से होता है। इनकी हाइट कम होती है क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा चढ़ाई चढ़नी होती है, इसलिए वहां पर पैदा होने वाले लोगों की हाइट ऑटोमेटिकली थोड़ी कम होती है। हमेशा ऐसा होता है कि पहाड़ी एरियाज के लोगों की दिखावट और उनके शरीर की बनावट डिफरेंट होती है। अब देखिए, जब भी हम बात करेंगे चेंजेस की, तो ह्यूमन और एनिमल्स अडेप्ट करते हैं। अडेप्टेशन मतलब किसी चीज को अपना लेना। जैसा हमारा एनवायरनमेंट हो जाता है, हम उसी अकॉर्डिंग ढल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। एनिमल्स को देखो, आपने देखा होगा बर्फ में पोलर बियर रहता है, व्हाइट कलर का बियर होता है वो, और उसको वहां पर रहने की आदत है, उसको वहां ठंड नहीं लगती है। लेकिन क्या नॉर्मल जानवर या नॉर्मल इंसान वहां इतनी बर्फ में, इतनी ठंड में रह सकता है? नहीं। तो हर चीज को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ढलना पड़ता है, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल हो। ठीक है, इस तरह से हम चेंजेस को अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट मतलब किसी चीज को अपने अंदर उतार लेना, किसी चीज के हिसाब से ढल जाना। ये हो गया हमारा चेंजेस इन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज आवर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम होता है हमारा वो पार्ट जिसमें एनिमल्स, प्लांट्स और बाकी कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नेचर के साथ मिलकर के रहते हैं। जैसे कि पानी की हेल्प के साथ सारे एनिमल्स, ऑक्सीजन की हेल्प के साथ सारे ह्यूमंस, ये सब एक साथ मिलकर के रहते हैं। इस तरह से क्या बनाते हैं? एक इकोसिस्टम। ये सब मिलकर क्या बनाता है? एक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होता है? ह्यूमन होता है और कुछ नॉन लिविंग पार्ट होते हैं।
ठीक है, ये सब मिलकर के एक ह्यूमन इकोसिस्टम बनाते हैं। मतलब जहां पर भी ह्यूमन की बात आएगी और बाकी सारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को मिला दिया जाएगा, वो होगा ह्यूमन इकोसिस्टम। ठीक है, और इकोसिस्टम में क्या आता है, देखिए जैसे माउंटेन है, माउंटेन के आसपास हमें ट्रीज मिल जाएंगे, वेजिटेशन मिल जाएगा, लोग मिल जाएंगे, पानी मिल जाएगा, एयर मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो वहां पर जो भी लोग पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं, वो एक क्या बनाएंगे, इकोसिस्टम। ठीक है, एक लाइफस्टाइल जीना किसी जगह पर, वहां की रिसोर्सेज को यूज करके, वो कहलाता है इकोसिस्टम। जब ह्यूमंस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ह्यूमंस उसमें साथ दे रहे होते हैं, ह्यूमन की बात हो रही होती है, तब वो क्या कहलाता है, ह्यूमन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, इकोसिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इनकी हेल्प से ये बनता है, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग्स जो कि हमें हेल्प करती हैं। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए, ह्यूमन, एनिमल्स, ठीक है, बर्ड्स, ये सब क्या हो गए हमारे बायोटिक पार्ट, ट्रीज। ठीक है, अब अबायोटिक चीजें क्या हो गई, हमारे लेक्स, ठीक है, माउंटेन्स, पॉन्ड्स। लेक्स क्या होती हैं, झील, माउंटेन पहाड़, पॉन्ड मतलब तालाब, मतलब वाटर बॉडीज हो गई ये तो, और ये हो गया हमारा माउंटेन, हमारा सरफेस लेवल। ये सब चीजें मिलकर के एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस बनाती हैं, ये इससे डिपेंडेंट है, ये इससे डिपेंडेंट है। ठीक है, तब जाकर के हमारा बनता है एक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एक दूसरे लिविंग थिंग्स, बायोटिक की अबायोटिक से और अबायोटिक की बायोटिक से इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होती है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अब देखिए ह्यूमन इकोसिस्टम आपने समझ लिया है। जब हम ह्यूमन को इकोसिस्टम में इंक्लूड कर लेते हैं तो वो कहलाता है ह्यूमन इकोसिस्टम। वैसे अब दुनिया में ज्यादातर जगह ऐसी हैं जहां पर ह्यूमंस हैं, ह्यूमन पहुंच गए हैं या फिर किसी ना किसी तरह से इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो ज्यादातर जगह हमारी क्या हो जाती है, ह्यूमन इकोसिस्टम कहला जाती है, क्योंकि ह्यूमंस ऑलमोस्ट हर जगह पहुंच ही चुका है। अर्थ में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ह्यूमन ना पहुंच पाया हो अब तक, तो सारी जगह ही ह्यूमन इकोसिस्टम कहलाती है या फिर ह्यूमन इन्फ्लुएंस्ड इकोसिस्टम कहलाती है। ह्यूमन इन्फ्लुएंस्ड इकोसिस्टम मतलब कहीं ना कहीं उसमें ह्यूमन का हाथ है। अगर कोई जगह ऐसी है जहां पर ह्यूमन रहता नहीं है, फिर भी वो वहां जा चुका है, किसी ना किसी तरह से वो वहां पर पहुंचता ही रहता है आए दिन। या तो कोई साइंटिस्ट वहां जाते हैं या फिर कोई और चीज, जैसे साउथ पोल नॉर्थ पोल है, वहां ह्यूमन रहता नहीं है नॉर्मली, वो इतनी ठंडी जगह है कि वहां पर ह्यूमन रहता नहीं है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट वहां आए दिन जाते रहते हैं ताकि वहां की बारे में शोध कर सके, वहां के बारे में पता कर सके, वहां के बारे में चीजें जान सकें। वहां क्या रहता है, ज्यादातर जानवर रहते हैं और दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। ऑल राइट, सो दैट वाज आवर इकोसिस्टम। अब हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है?
देखिए, जो भी एनवायरनमेंट के बारे में अभी हमने पढ़ा, इकोसिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, उनमें जो इंटरडिपेंडेंस देखी हमने लिविंग थिंग्स की नॉन लिविंग थिंग्स से, नॉन लिविंग थिंग्स की लिविंग थिंग्स से, उसको मेंटेन करना होता है बैलेंस। देखिए, हम फूड वेब के बारे में जानते हैं, एक जानवर दूसरे जानवर पर डिपेंड करता है, सबसे छोटे जानवर को उससे बड़ा जानवर खाता है, फिर उस जानवर को उससे बड़ा, फिर उस जानवर को उससे बड़ा जानवर खाता है। इस तरह से एक फूड वेब बनती है, एक फूड चेन बनती है, फूड वेब और फूड चेन। ठीक है, और इस तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होता है। अब देखिए, सबसे बड़ा जानवर अगर खत्म हो जाएगा तो नीचे वाले सारे जानवरों की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, उन्हें वो खत्म नहीं होंगे। या फिर सबसे छोटा जानवर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, उनसे बड़े जानवर को खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो इस तरह से हर एक जानवर की, हर एक लिविंग थिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर कोई कीड़ा है, कोई बर्ड है या कोई चीज है, तो वो हमारे फूड वेब का पार्ट है, उसका होना इंपॉर्टेंट है, तभी वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं गलतियों की वजह से, स्पेशली ह्यूमन की गलतियों की वजह से, हम कुछ स्पीसीज को, कुछ जनजातियों को नष्ट कर देते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा टाइगर्स की, टाइगर्स का अमाउंट पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कम हो गया था बीच में। उसके बाद अब बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद टाइगर्स के काउंट को बढ़ाया जा रहा है। तो टाइगर हमारे फूड वेब का एक मेन पार्ट है। अगर टाइगर नहीं होगा तो हमारा फूड वेब भी खराब हो जाएगा, और अगर फूड वेब एक भी बार खराब हुआ तो हमारी एग्जिस्टेंस भी मुश्किल में आ जाएगी, ह्यूमन के लिए भी जीना प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है और चीजों को ठीक रखना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने टाइगर्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए, और प्रोजेक्ट्स में हमने टाइगर्स के पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, अब देखिए, जब भी फूड वेब खराब होगी या फूड वेब में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो किस वजह से होगी, इंटरडिपेंडेंस जो है, एक दूसरे पर जो डिपेंडेंस है, लिविंग थिंग्स की नॉन लिविंग थिंग्स पर, नॉन लिविंग थिंग्स की लिविंग थिंग्स पर, वो जब खराब होगी तब क्या होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा। और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे बायोटिक और अबायोटिक में इंटरडिपेंडेंस है उसको ठीक रखना होगा। अब देखिए, कुछ जानवर होते हैं जो होते हैं हर्बीवोरस। ये वही चीज है जो अभी मैंने आपको बताई, एक जानवर की दूसरे जानवर पर डिपेंडेंस। कुछ होते हैं कार्निवोरस और कुछ होते हैं ओमनिवोरस। आपने पढ़े होंगे ये बचपन में। हर्बीवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। कार्निवोरस होते हैं जो मीट पर डिपेंड करते हैं, दूसरे जानवर पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि अभी बताती हूं मैं। और ओमनिवोरस जो वो होते हैं जो प्लांट्स और मीट दोनों पर डिपेंड करते हैं, दोनों खा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, हर्बीवोरस वो होता है जो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, मतलब कुछ ऐसे जानवर जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, जैसे कि रैबिट हो गया, डियर हो गया। ठीक है, ये जो होते हैं ये होते हैं प्लांट बेस्ड एनिमल। कार्निवोरस में देखिए, अब लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये क्या है, सिर्फ ये मीट खाते हैं। और ओमनिवोरस वो होते हैं जो दोनों चीजें खाते हैं। ठीक है, दोनों चीजें मतलब वो प्लांट बेस्ड चीजें भी खा सकते हैं और वो मीट भी खा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जानवर हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाते हैं और ओमनिवोरस खाते हैं। ठीक है, और इस तरह से हमारा इकोसिस्टम या फूड वेब चलती रहती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट इकोलॉजिकल बैलेंस। अब हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए, हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी जो है वर्ल्ड में वो है पॉपुलेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये दो मेन मुद्दे हैं जो हमारे अर्थ के लिए अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बने हुए हैं। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, लोगों की संख्या का लगातार बढ़ते रहना, लगातार पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। नॉट इवन सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे हैं तो रिसोर्सेज का यूज बढ़ता जा रहा है। कोई भी चीज जो पहले कम काम में आती थी वो अब ज्यादा काम में आ रही है। लोग बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की खपत ज्यादा बढ़ रही है, खाने की खपत बढ़ गई है, रहने के लिए जगह की खपत ज्यादा बढ़ गई है। इस सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है? पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हर रिसोर्स का यूज बढ़ रहा है, और उसकी वजह से हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग। पॉलिथीन का यूज बढ़ गया है, पेट्रोल का यूज बढ़ गया है, जंगलों को काटा जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन के लिए, रहने के लिए भी तो जगह चाहिए। इन सब चीजों की वजह से होती है ग्लोबल वार्मिंग। टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है धरती का। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हो रही है ग्लोबल वार्मिंग। टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से क्या हो रहा है? समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है, समुद्र का जो पानी है वो बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग और पॉपुलेशन ये दो मेन कॉज हैं, मेन प्रॉब्लम्स हैं हमारे अर्थ के लिए, और ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ये इससे रिलेट करता है, इससे रिलेट करता है। पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लगातार होती जा रही है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब इन दोनों चीजों की वजह से क्या हो रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना कि हम उनको बेफालतू में यूज ना करें और अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए बचा कर रखें। अब जब हम उन्हें पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से बेतरतीबी से यूज करते रहेंगे, उन्हें बिना कुछ सोचे समझे उनका इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते रहेंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग तो होनी है, रिसोर्सेज खत्म हो जानी है एक दिन। और जब भी किसी चीज के बहुतायत में यूज होता रहता है तो वो हमेशा नुकसान देती है। ग्लोबल वार्मिंग इसी वजह से हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और रिसोर्सेज का यूज भी बढ़ता जा रहा है। हमारे आने वाली जनरेशन्स को, फ्यूचर वाली जनरेशन्स को कुछ तो रहना चाहिए जो वो यूज कर सके अपने लिए। अगर हम ही सारा यूज कर लेंगे, खत्म कर देंगे, तो आने वाली जनरेशन्स क्या यूज करेंगी? इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है। हम इस तरह से रिसोर्सेज का यूज करें कि आने वाले जनरेशन्स के लिए हम कुछ छोड़कर जा पाएं। इसके लिए देखिए, ह्यूमंस को सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया गया है, क्योंकि ह्यूमन ही कर रहे हैं सारे रिसोर्सेज का यूज। जानवर तो बेचारे अपने खाते पीते सिंपल रहते हैं। ह्यूमन को जगह चाहिए, ह्यूमन को कपड़े चाहिए, ह्यूमन को खाना चाहिए बहुत सारा। ह्यूमन ही अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता जा रहा है, एनिमल्स को भी किल कर रहा है, फॉरेस्ट को खत्म कर रहा है, हर चीज को डिसबैलेंस कर रहा है, हर चीज को खराब कर रहा है। तो ह्यूमंस इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब ह्यूमंस को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए क्या करना होगा? रिसोर्सेज का अच्छे से यूज। रिसोर्सेज का जब अच्छे से यूज होना शुरू हो जाएगा तब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। मतलब हम हमारे फ्यूचर में आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ छोड़कर जा पाएंगे, कुछ हेल्पफुल उनके लिए हम कर पाएंगे। ये होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे पहली चीज क्या है? पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि हमारी जो जनसंख्या है उसको कंट्रोल में किया जाए। फिर रिसोर्सेज का फ्रूटफुल यूज, मतलब जिस चीज को जितना यूज करना चाहिए उतना ही यूज किया जाए, ठीक है। उसके बाद
अल्टरनेटिव सोर्सेज का यूज, मतलब कि जो चीजें वापस से बनाई जा सकती हैं उन सोर्सेज का यूज करें, रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज करें, नॉन रिन्यूएबल सोर्स का यूज कम किया जाए। ठीक है, नेचर अल्टरेशन बंद किया जाए, मतलब हम जो नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, माउंटेन्स हटा रहे हैं, माउंटेन्स की परतों को काट रहे हैं घर बनाने के लिए, पत्थर के लिए, वो सब चीजें बंद की जाए। इन सब चीजों से क्या हेल्प मिलेगी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी और इस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं और अपने आने वाली फ्यूचर के जनरेशन्स के लिए कुछ अच्छा और बेहतर दुनिया बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, योर चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। बाय योर बुक्स, रीड द चैप्टर, लर्न द हार्ड वर्ड्स एंड जल्दी ही आपको ग्रुप पर PDF मिल जाएगी जिससे आप अपने वर्क को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।